नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम कॉलेज रायसीनगर 11 टीके के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में। और मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। अपने जो टॉपिक चल रहा था वो कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन सी क्लास का चल रहा है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फाइनल ईयर दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फाइनल ईयर के बच्चे क्या है इसको आराम से समझ सकते हैं, इसके नोट्स बनाते रहें ताकि आपके इसके जो नोट्स हैं आगे चलकर एग्जाम में आपको काम आएंगे। और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन के अंदर आपको काम आता है। तो वो भी इसको पढ़े, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर के जो बायो के स्टूडेंट हैं वो इस टॉपिक को देख सकते हैं। इसके अलावा 11th और 12th के स्टूडेंट भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके सर, तो अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आरएनए के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आरएनए के अंदर अपने बात की थी एमआरएनए की, यानी कि मैसेंजर आरएनए की। और अपने कहा था कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वो विशेष प्रकार का एक जो मैसेज होता है, यानी कि किस प्रकार की प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, उस मैसेज को जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ले जाने का जो काम होता है वो उसके द्वारा किया जाता है। तो एमआरएनए के बारे में अपने बात की थी और अपने कहा था कि जो एमआरएनए होता है उसको कम्प्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्टेड एमआरएनए या आपने कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशनल एमआरएनए भी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसके अंदर वो है हेटेरोजेनेसिटी ऑफ एमआरएनए, या आपने कह सकते हैं कि जो एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए के जो भिन्नता होती है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हेटेरोजेनेसिटी ऑफ एमआरएनए, या आपने कह सकते हैं कि एमआरएनए की भिन्नता, यानी कि एमआरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें थोड़ी भिन्नता प्रेजेंट रहती है। उसके बारे में ये क्या कहता है कि जो एमआरएनए मॉलिक्यूल की आणविक संरचना में भिन्नता होती है, यानी कि जो एमआरएनए का मॉलिक्यूल होता है या जो एमआरएनए अणु जो होता है उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, एमआरएनए की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है उसकी पूरी स्ट्रक्चर में क्या होता है डिफरेंस। मान लीजिए कि ये कोई एक एमआरएनए है, इस प्रकार से अपने मान लेते हैं कि क्या एक एमआरएनए है, तो इसका प्रत्येक जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट रहती है, भिन्नता प्रेजेंट रहती है, डिफरेंस प्रेजेंट रहता है। अलग अलग जो स्टेज है या अलग अलग इसका अपने मान लीजिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड, मान लीजिए कि ये अपने ए पार्ट कर लेता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई पार्ट अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो प्रत्येक ईच जो पार्ट होता है उस ईच पार्ट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, तो अब अपने इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब ये क्या कहता है कि एमआरएनए की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है उसमें भिन्नता होती है, यानी कि उसमें डिफरेंस होता है। और ये जो भिन्नता होती है, भिन्नता के रीजन क्या है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है। अब देखिए नंबर एक क्या कहता है कि सिस्ट्रोन की संख्या एवं आकार के आधार पर एमआरएनए दो टाइप के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्ट्रोन, कि सिस्ट्रोन जो होता है, सिस्ट्रोन की संख्या के आधार पर, कि कितनी संख्या में सिस्ट्रोन प्रेजेंट है उसके आधार पर जो एमआरएनए होते हैं, एमआरएनए कितने प्रकार के हो सकते हैं, एमआरएनए दो प्रकार के हो सकते हैं। अब ये सिस्ट्रोन क्या पंगा है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि ये सिस्ट्रोन क्या होता है। तो सिस्ट्रोन की अगर बात करूं तो डीएनए की ये है सबसे बड़ा भाग होता है या सबसे बड़ा खंड होता है। अगर सिस्ट्रोन की बात करता हूं तो मान लीजिए कि कोई एक डीएनए की स्ट्रक्चर है ये, तो इस डीएनए का एक जो बड़ा भाग है उसको अपने क्या कह सकते हैं, उसको सिस्ट्रोन कहते हैं। ये तो सिंपल वर्ड में हो गया। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो क्या है कि यह प्रोटीन सिंथेसिस की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। यानी कि ये जो भाग होता है ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि
प्रोटीन सिंथेसिस की क्रियात्मक जो इकाई है वो कौन होता है, वो सिस्टोन होता है। अपने को पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके अंदर विशेष प्रकार के जो कोड होते हैं वो कोड प्रेजेंट रहते हैं या जो करैक्टर प्रेजेंट रहते हैं जो अपने को पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। ये बात अपने पहले क्लियर कर ली थी। अब ये कहता है कि अब उसमें जो कोड होते हैं, यानी कि पूरी, अब ये यानी कि जो पूरी की पूरी जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो कोड से भरी हुई है, यानी कि उसके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर क्या है कि वो कोड प्रेजेंट रहते हैं। और कोड से मीनिंग क्या है कि किस प्रकार की प्रोटीन का हमारी बॉडी में सिंथेसिस होना होता है, वो कोड, उस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोड प्रेजेंट रहते हैं। तो डीएनए का वह भाग जहां पर क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए विशिष्ट प्रकार के कोड प्रेजेंट रहते हैं, उसको अपने क्या बोल सकते हैं, उसको सिस्ट्रोन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। तो सिस्ट्रोन की संख्या के आधार पर एमआरएनए कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। अब अपनी बात करते हैं कि 2 जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 कौन सा है इसका, मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए या मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। अब ये जो मोनोसिस्ट्रोनिक वर्ड लिखा गया है, मोनोसिस्ट्रोनिक, ये 2 वर्डों से मिला है। एक तो मोनो और एक क्या है, सिस्ट्रोनिक। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1 या 1, और सिस्ट्रोन का क्या मतलब होता है कि डीएनए का वह भाग या वह खंड जिसमें क्या है कि विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा एमआरएनए जिसमें क्या है कि केवल एक ही भाग ऐसा है या एक ही खंड ऐसा है जो क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है, बाकी पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार के एमआरएनए को क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहते हैं। समझ में आई बात। मोनोसिस्ट्रोनिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, मोनो प्लस सिस्ट्रोनिक। मोनो का मतलब क्या हो गया 1, और सिस्ट्रोन की भी अपने बात की थी कि सिस्ट्रोन क्या होते हैं, तो सिस्ट्रोन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक विशेष प्रकार का पैलेस होता है या साइट अपने कह सकते हैं, वो साइट होती है। तो डेफिनेशन इसमें क्या कहता है कि जो मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए में केवल एक सिस्ट्रोन के कोडोन होते हैं, अर्थात एमआरएनए का मॉलिक्यूल प्रोटीन के लिए केवल एक मॉलिक्यूल का ही क्या कर सकता है, सिंथेसिस कर सकता है, यानी कि एक ही प्रकार की प्रोटीन का वो क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और इस प्रकार के एमआरएनए को अपने क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए अपने इसको कहते हैं। ओके, उसके बाद में सेकंड जो इसका टाइप है वो कौन सा है, वो है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। अब जो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए की अपने बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक भी, अब ये भी 2 वर्डों से मिलकर बना है, पॉली प्लस सिस्ट्रोनिक। तो पॉली का मतलब क्या हो गया, पॉली का मतलब हो गया मेनी, या आपने कह सकते हैं कि बहुत सारे। तो बहुत सारे जिसके अंदर सिस्ट्रोन प्रेजेंट हो उसको अपने क्या बोल सकते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। तो अगर और डिटेल में जाए तो अपने क्या कह सकते हैं कि ऐसा एमआरएनए जिसके अंदर क्या है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है, कई सारी साइट प्रेजेंट रहती है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या कहता है कि पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए में एक से अधिक सिस्ट्रोन के कोडोन होते हैं, अतः यह एक से अधिक प्रोटीन के मॉलिक्यूल का क्या कर सकता है, सिंथेसिस कर सकता है। मोनोसिस्ट्रोनिक केवल एक ही मॉलिक्यूल जो होता है प्रोटीन का उसका सिंथेसिस कर सकता है, जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक जो एमआरएनए होता है वो क्या कर सकता है, एक से अधिक जो प्रोटीन होती है उसका सिंथेसिस कर सकता है। तो हेटेरोजेनिसिटी ऑफ एमआरएनए की अपने बात की, अपने कहा था कि जो एमआरएनए मॉलिक्यूल होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डिफरेंस प्रेजेंट रहती है, भिन्नता प्रेजेंट रहती है। अभी अपने बात की थी कि नंबर ऑफ सिस्ट्रोन के बेस पे अपने इसको कितने भागों में, 2 भागों में, मोनोसिस्ट्रोनिक जिसमें एक ही क्या है सिस्ट्रोन प्रेजेंट रहता है, और एक होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक जिसमें एक से अधिक 2, 4, 800, 200, 1500, ये कितने भी क्या है, एक से अधिक जितने भी हैं उसको अपने किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको अपने पॉलीसिस्ट्रोनिक कैटेगरी के अंदर अपने शामिल करते हैं। ओके सर, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट अब नोट में क्या कहता है कि जो mRNA होता है, mRNA का जो सेडिमेंटेशन रेट जो होता है, या आपने कह सकते हैं कि इसका जो अवसादन गुणांक जो होता है वो कितना होता है, 8s होता है। ये जो चीज है वो आपको किस में काम आएगी, ये अगर अपने कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां पर अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या कहता है कि जो mRNA होता है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो होता है या जो अवसादन गुणांक जो होता है वो कितना होता है, 8s होता है। s का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट, इसको कहा जाता है। ओके, उसके बाद में सेकंड जो नोट है उसको अगर अपने और देखें तो ये क्या कहता है सेकंड नोट के अंदर कि प्रत्येक जो लिविंग सेल होती है, प्रत्येक जो लिविंग सेल या जो जीवित कोशिका होती है, प्रत्येक जीवित कोशिका में 1000 से लेकर 10,000 टाइप के mRNA प्रेजेंट होते हैं, जो आपस में बेस के सीक्वेंस तथा लेंथ के आधार पर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। क्या कहता है कि कोई मान लीजिए कि एक विशेष स्पेसिफिक कोई एनिमल है या जीव है, अब आपने कह दिया कि उसके अंदर क्या है, एक ही टाइप का mRNA प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं होता है। एक जो लिविंग सेल होती है उसके अंदर क्या है, 1000 से लेकर 10,000 टाइप के mRNA प्रेजेंट होते हैं। अब उनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस किस चीज के अंदर होता है, तो उनका जो आपस में जो बेस पेयर होता है या जो बेस का जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में डिफरेंस प्रेजेंट रहेगा, और इसके साथ साथ में उसकी जो लेंथ होती है यानी कि mRNA की जो लंबाई होगी, लंबाई वो कम या अधिक हो सकती है, कम या अधिक लंबाई के आधार पर, और उसका जो बेस होगा, नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है वो भी इनके अंदर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसके आधार पर ये क्या है, 1000 से लेकर 1000 to 10,000 तक टाइप के mRNA क्या है, हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो mRNA की स्ट्रक्चर यहां पर बताई गई है कि स्ट्रक्चर ऑफ mRNA की बात करते हैं, या mRNA की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको कैसी दिखती है। तो यहां पर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या शो करता है, स्ट्रक्चर ऑफ mRNA शो करता है। देखिए अगर मैं यहां पर बनाऊं mRNA की स्ट्रक्चर, अगर सिंपल मैं बनाता हूं mRNA की स्ट्रक्चर, तो सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखिए कि मान लीजिए कि ये एक mRNA है, तो एक इसका ये भाग होता है, एक तो भाग क्या है इसका, ये वाला है यहां तक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो इसका एक भाग ये होता है यहां पर, इसका एक भाग ये रहा। उसके बाद में ये जो पार्ट होता है यहाँ पर, फिर एक ये भाग हो गया, फिर एक ये भाग हो गया, और एक ये भाग हो गया। इस प्रकार से अपने क्या है, इसको डिवाइड कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब अपने को पता है कि जो mRNA अपने कल बात की थी, क्रोमोसोम की बात की थी, डीएनए की बात की थी, तो डीएनए अपने कहा था कि डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, और अपने कहा था कि इस पे क्या है 5 प्राइम एक साइड में, और एक साइड में क्या होता है 5 प्राइम, और एक साइड में क्या होता है 3 प्राइम प्रेजेंट रहता है। अब ये जो 5 प्राइम साइड होती है, फ्री साइड होती है, उसकी जो पहली ये जो साइड होती है इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैप। इसको क्या कहा जाता है, कैप साइट कहा जाता है। कैप के बाद में ये जो भाग होता है, ये जो भाग है इसको अपने बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन। ये क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो इसका होता है कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन होता है। उसके बाद में इसकी ये जो साइट होती है ये होती है टर्मिनेटर साइट।
टर्मिनेटर साइट। उसके बाद में ये जो साइट होती है फिर से ये नॉन कोडिंग साइट सेकंड हो जाती है, और उसके बाद में इसकी जो सबसे लास्ट वाली साइट होती है उसको बोलते हैं पॉली ए सीक्वेंस। ये जो साइट होती है इसको बोलते हैं पॉली ए सीक्वेंस। तो उसको अगर मैं यहाँ पर शो करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए ये जो साइट होती है यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है, इस साइट को अपने क्या कहेंगे, इस साइट को अपने बोलते हैं केप रीजन कहा जाता है। ये क्या होता है, केप रीजन कहलाता है। उसके बाद में ये जो साइट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन। ये चीजें अभी आपको बताऊंगा डिटेल से मैं, अभी इसको समझ लेते हैं डायग्राम को, इसका मतलब क्या है, केप का क्या मतलब होता है, नॉन कोडिंग रीजन का क्या मतलब होता है। उसके बाद में ये जो रीजन होता है इसको अपने बोलते हैं कोडिंग रीजन कहा जाता है। जैसे ये जो भाग है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, इसको अपने क्या बोलते हैं, कोडिंग रीजन कहा जाता है। इसको अपने क्या बोल सकते हैं, कोडिंग रीजन कहते हैं। उसके बाद में ये जो भाग आता है यहाँ पर, फिर से ये क्या हो गया, इसका नॉन कोडिंग रीजन हो जाता है। ये भाग क्या गया, नॉन कोडिंग रीजन। अब जो कोडिंग रीजन है इसमें भी दो साइट होती है। स्टार्टिंग की जो साइट होती है इसको अपने बोलते हैं इनिशिएशन कोडिंग साइट कहा जाता है, और जो एंड वाली साइट होती है इसको अपने बोलते हैं टर्मिनेटर साइट। तो देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो साइट है AUG जहां पर लिखा हुआ है, ये साइट कहलाती है इसकी इनिशिएटर कोडोन इसको बोलते हैं, या इनिशिएटर साइट भी आप इसको बोल सकते हो। और इसके बाद में यहां पर ये जो आपको T लिखा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं टर्मिनेटर साइट, या टर्मिनेटर कोड भी इसको अपने कह सकते हैं, कोडोन भी अपने इसको लिखते हैं। तो टर्मिनेटर साइट यानी कि इनिशिएटर साइट, टर्मिनेटर साइट। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसका नॉन कोडिंग रीजन आ जाता है। और उसके बाद में ये जो पार्ट है इसको अपने बोलते हैं पॉली ए टेल या पॉली ए सीक्वेंस भी इसको अपने कहा जाता है। ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ mRNA इसको कहा जाता है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ mRNA जो होती है, अपने बात की थी केप रीजन जो 5 प्राइम एंड, या अपनी बात की थी यहाँ पर 5 प्राइम एंड जो होता है वो स्टार्ट होता है, और ये जो एंड होता है 3 प्राइम एंड, ये कौन सा है, 3 प्राइम एंड होता है। तो 5 प्राइम एंड पे क्या होती है, केप प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में नॉन कोडिंग रीजन होता है, और नॉन कोडिंग रीजन जो होता है उसमें 10 से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं, 10 से लेकर और 100 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में जो कोडिंग रीजन होता है, कोडिंग रीजन में लगभग अपने 1-2 से स्टार्ट करके कहाँ तक होता है, लगभग 1500 न्यूक्लियोटाइड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। लगभग कितने होते हैं, 1500 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें फिर से नॉन कोडिंग रीजन जो आता है उसके अंदर फिर से 50 से लेकर 150, ये जो ये वाला है 50 से लेकर और 150 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस प्रकार क्या है, अपने ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से अपने क्या है, ये एक mRNA की स्ट्रक्चर अपने एक मॉडल इसको मान सकते हैं, और इस प्रकार से प्रेजेंट रहती है। और इसके अंदर कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट रहते हैं। अगर दोबारा से बताऊं तो सबसे पहले केप रीजन आएगा, फिर क्या आएगा, नॉन कोडिंग रीजन आएगा, फिर कोडिंग रीजन आ जाएगा, फिर नॉन कोडिंग रीजन आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, पॉली ए सीक्वेंस आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि जो कोडिंग रीजन है, कोडिंग रीजन में जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशिएटर साइट कहते हैं। और उसके बाद में जहां पर ये खत्म होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर साइट इसको कहा जाता है। उसके बाद में पॉली ए टेल पार्ट आ जाता है, या पॉली ए सीक्वेंस अपने इसको कह सकते हैं। ये चीजें आ जाती है। अब एक एक जो चीज है, केप रीजन है, पॉली ए सीक्वेंस है, कोडिंग है, नॉन कोडिंग है, इनकी जो डेफिनेशन है, इनके बारे में क्या परिभाषाएं हैं या क्या इसका मीनिंग है, वो अभी अपने समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या है, साथ साथ में नोट्स में बना लीजिएगा। ओके जी, अब अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, सबसे पहले जो इसका पार्ट है वो है अपने पास
केप रीजन अपने बात की थी। एक जो mRNA अपने कहा था, मान लीजिए कि क्या है कि mRNA है, तो सबसे पहला जो भाग होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, केप कहते हैं। उसके बाद में नॉन कोडिंग रीजन, उसके बाद में कोडिंग रीजन, फिर नॉन कोडिंग रीजन और पॉली ए सीक्वेंस, ये चीजें प्रेजेंट रहती है। अभी अपने बात करके आए हैं। तो सबसे पहले केप रीजन जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में क्या कहता है। तो ये क्या कहता है कि केप जो होता है, केप mRNA की फ्री 5 प्राइम एंड पर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, केप कहते हैं। केप क्या है, तो जो mRNA की स्ट्रक्चर है उसका जो फ्री 5 प्राइम एंड जो होता है, उस 5 प्राइम एंड पर पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, उसको अपने कह सकते हैं केप, उसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि सेल में होने वाली प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो mRNA जो होता है उसके केप पर डिपेंड करती है। अगर केप नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होता है, इस बात को अपने ध्यान में रखना है। तो सेल में होने वाली प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो mRNA का जो केप होता है उस केप पर क्या करती है, डिपेंड करती है। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसका रीजन क्या है कि क्यों डिपेंड करती है, तो ये कहता है कि बिकॉज केपलेस जो mRNA मॉलिक्यूल जो होता है, अब जिसमें क्या है केप नहीं होगा, अब जो केपलेस mRNA मॉलिक्यूल जो होता है वो अत्यंत निर्बल रूप से क्या होता है, राइबोसोम से जुड़ता है। पहले अपने बात की थी कि जैसे कोई सेल है, सेल के अंदर अपने मान देंगे न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो डीएनए होता है रेप्लिकेशन होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद में से फिर क्या होगा, mRNA का निर्माण होता है। mRNA कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। यहाँ पर आने के बाद में जो राइबोसोम होते हैं उस राइबोसोम के साथ में वो क्या होगा, अटैच होता है। तो अब राइबोसोम के साथ में जो पार्ट अटैच होता है वो पार्ट कौन सा होता है, वो होता है केप रीजन। अब सपोज करो कि केप रीजन नहीं है, अगर केप रीजन नहीं है तो अगर केप रीजन नहीं होगा तो वो राइबोसोम के साथ में अटैच नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत ही क्या है, दुर्बल बंधों के साथ में, यानी कि वीक बॉन्ड के साथ में उसके साथ में अटैच होगा, जिससे क्या है कि जो प्रोसेस होनी होती है प्रोटीन सिंथेसिस की वो नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें क्या है कि वो अटैच नहीं होगा। और जब तक वो राइबोसोम के साथ में अटैच नहीं होता है तब तक अपने को पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग उसका केप होगा वो उतने ही मजबूती के साथ में राइबोसोम जो होता है उस राइबोसोम के साथ में साइटोप्लाज्म में जाकर वो क्या होता है, अटैच होता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो केपलेस mRNA मॉलिक्यूल होता है वो अत्यंत निर्बल रूप से क्या होता है, राइबोसोम के साथ में अटैच होता है, जुड़ता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है। इसलिए जो केप स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाती है mRNA के अंदर। ओके जी, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नंबर 2 अपने बात की थी जो नॉन कोडिंग रीजन जो होता है, नॉन कोडिंग रीजन की बात की थी। अपने कहा था कि जो नॉन कोडिंग रीजन होता है उसमें 10 से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड उसका प्रेजेंट रहता है। अब देखिए, अब ये क्या कहता है कि जो नॉन कोडिंग रीजन, दोबारा से स्ट्रक्चर अपने याद करवाएं अपने, तो देखिए ये mRNA, तो सबसे पहले क्या आया था, केप, उसके बाद में क्या आया, ये वाला जो भाग है इसको अपने क्या बोल सकते हैं, नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं। तो ये नॉन कोडिंग रीजन है। अब नॉन कोडिंग रीजन क्या होता है mRNA के अंदर, तो ये कहता है कि mRNA में केप के साथ में लगा 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ जो क्षेत्र होता है। अब क्या कहता है कि नॉन कोडिंग रीजन कौन सा होता है, तो वह रीजन जो केप के जस्ट साथ में अटैच रहता है। तो केप के जस्ट साथ में जो साइट या जो रीजन प्रेजेंट रहता है उस रीजन को अपने क्या बोल सकते हैं, नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं। और उस नॉन कोडिंग रीजन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो उसके अंदर 10 से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। और उसके अंदर कहता है कि उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर ए और जो यू यानी कि एडेनिन और यूरेसिल जो होते हैं ये नंबर में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एडेनिन और यूरेसिल, ग्वानिन
और अपनी बात करते हैं साइटोसिन के स्थान पर क्या ग्वानिन और साइटोसिन के नंबर जो होते हैं वो कम होता है, और एडेनिन और जो यूरेसिल होते हैं उनके नंबर क्या होते हैं, इसमें अधिक होते हैं। और ये किसी भी प्रकार की जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। नॉन कोडिंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोडोन जो किसी भी प्रकार की प्रोटीन को क्या है, कोड नहीं करता है। अपनी बात की थी 64 जो क्या है अपने बड़ा होगा, अब नेक्स्ट आगे जाएंगे तो आप डिस्कस भी करेंगे। 64 जो होते हैं वो कोड होते हैं जो अलग अलग प्रकार की जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो अब इसमें क्या कहता है कि स्टार्टिंग के जो कैप के साथ में लगा हुआ रीजन होता है वो रीजन किसी भी प्रकार की प्रोटीन को वो क्या नहीं करता, कोड नहीं करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है कि यह भाग प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, यह भाग प्रोटीन सिंथेसिस या जो ट्रांसलेशन होता है वो नहीं करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में जो नॉन कोडिंग रीजन होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसके बाद में थर्ड जो पार्ट है वो होता है कोडिंग रीजन। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं, देखिए ये वाला जो भाग है, यहां पर ये वाला जो भाग होता है इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं कोडिंग रीजन, इसको कहा जाता है। CR से इसको अपने शो कर सकते हैं। अब कोडिंग रीजन क्या मतलब हुआ कि इसका मुख्य कार्य जो होता है वो प्रोटीन का ट्रांसलेशन करना होता है। अब जो कोडिंग रीजन है उसका काम क्या होता है mRNA के अंदर, तो ये सूचना लाता है। mRNA का काम क्या है, इंफॉर्मेशन लाने का काम mRNA का है। तो ये क्या करता है, सूचना लेकर आता है। किस चीज की सूचना लेकर आता है, प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन ये लेके आता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन जिस साइट में प्रेजेंट रहती है mRNA के, उस साइट को अपने क्या बोलते हैं, उस साइट को अपने कोडिंग रीजन कहा जाता है। उस साइट को क्या बोलते हैं, कोडिंग रीजन, उस साइट को अपने बोलते हैं। अब ये क्या कहता है कि इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, और यह लगभग 1500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की अपने बात करते हैं तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इसमें लगभग 1500 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 1500 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब अपने चलते हैं आगे, नॉन कोडिंग रीजन की बात कर ली अपने कोडिंग रीजन की बात कर ली कि इसमें क्या है, कोड प्रेजेंट रहता है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें नेक्स्ट नंबर क्या है, इनिशिएशन कोडोन। अब अपने बात की थी कि जो कोडिंग रीजन होता है, कोडिंग रीजन के अंदर अपने दो साइट की बात की थी, एक होता है इसके अंदर इनिशिएशन साइट और एक होता है टर्मिनेशन साइट। तो अपने बात की थी लगभग जो 1500 कोड होते हैं, कोडोन या जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो स्टार्ट के जो 3 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किस प्रकार की प्रोटीन को कोड करते हैं उससे संबंधित है ये। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या कहता है ये कि जो नंबर 4 जो साइट होती है उसको अपने बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन। अब जो इनिशिएशन कोडोन जो होती है या इनिशिएशन जो साइट होती है, इनिशिएशन साइट पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इनिशिएटर कोडोन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या कहता है कि यूकैरियोटिक एंड जो प्रोकैरियोटिक दोनों ही टाइप की जो सेल होती है जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडोन या इनिशिएशन साइट अपने कह सकते हैं। तो भले ही वो सेल कैसी हो, यूकैरियोटिक हो, भले ही वो सेल कैसी हो, भले ही वो सेल हो प्रोकैरियोटिक, दोनों टाइप की जो सेल होती है उन दोनों टाइप की सेल में जो mRNA जो होता है उस mRNA मान लीजिए कि ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पर ये है A और ये है U और ये है G, ठीक है। आप यहां पर मान लेते हैं कि ये हो गया U, फिर से U कर लेते हैं। तो अब स्टार्टिंग अपन देखते हैं कि 3 जो न्यूक्लियोटाइड है या 3 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनसे मिलकर क्या होता है, एक कोडोन बनता है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है, UAU है। सबसे पहले क्या है, UAU है, सबसे पहले ये हो गया। उसके बारे में क्या है, AUG है। ये दो इसमें अपने स्टार्टिंग बात कीजिए। अब आगे चलते हैं तो AGUGA इस प्रकार से क्या है ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है।
अब इसमें अपन बात करते हैं कि जो इनिशिएशन साइट क्या है, कि जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, इनिशिएशन साइट कहते हैं। और जो कोड क्या करते हैं, इनिशिएशन को स्टार्ट करते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपने कहते हैं इनिशिएटर कोडोन उसको कहा जाता है। और ये कोडोन, अब ये नहीं है कि हर एक कोई भी कोडोन आकर क्या है इसको स्टार्ट करता है, ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स कोड है जहां से ही क्या है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो सकता है। और वो कोड कौन सा है, AUG। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट कोडोन इसको बोलते हैं, इनिशिएटर कोडोन इसको बोलते हैं। तो वो कौन सा है, AUG। तो जहां पर सबसे पहले AUG आ जाएगा वहां से ही क्या है प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस यहां पर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाती है। अब ये हो गया इसका क्या है, इनिशिएटर कोडोन, यानी कि ऐसा कोडोन जहां से क्या है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है उसको अपने इनिशिएटर कोडोन बोलते हैं। और ये कौन सा होता है, AUG से इसको शो करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो है टर्मिनेशन कोडोन या टर्मिनेटर कोडोन इसको अपने बोल सकते हैं, या टर्मिनेटर साइट इसको अपने कह सकते हैं। अब टर्मिनेटर साइट क्या होती है, अब ये तो है नहीं कि जैसे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो वो चलता ही रहेगा और प्रोटीन का निर्माण होता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। यानी कि एक जगह ऐसी आएगी जहां पर क्या है प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि अपने को पता है कि अपनी बॉडी को चीज़ पता है या अपने न्यूक्लियस को पता है कि कितनी मात्रा में अपने को प्रोटीन की आवश्यकता है या कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जैसे ही वो प्रोटीन बन जाएगी, उसका निर्माण हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो वो किस प्रकार, बटन तो कोई है नहीं कि उसको बटन को दबाया और वो रुक गई, ऐसा नहीं होता है। तो अब उसको रोकने के लिए क्या है, विशिष्ट प्रकार के कोडोन होते हैं। जिस प्रकार AUG क्या है, स्टार्ट कोडोन है, उसी प्रकार से क्या है उसको रोकने वाले भी कोडोन होते हैं। और जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का काम करते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, उनको अपने बोलते हैं टर्मिनेटर कोडोन। तो ऐसी साइट, मान लीजिए कि अब यहां पर ये साइट है, तो ऐसी साइट जिसमें क्या है, अब ये मान लीजिए कि U है, U, फिर ये मान लीजिए कि A है। अब ऐसी साइट जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर साइट कहा जाता है या टर्मिनेशन साइट कहते हैं। और ऐसे कोडोन जो इसको रोकते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। तो जहां पर mRNA पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया समाप्त हो जाती है या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है या प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर कोडोन कहते हैं या टर्मिनेशन साइट कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में जो टर्मिनेशन कोडोन होते हैं वो कौन से होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये तीन जो कोडोन है, स्टार्ट कोडोन कितने हैं, एक ही स्टार्ट कोडोन है, वो कौन सा है, AUG। और समाप्त करने वाले, रोकने वाले, टर्मिनेट करने वाले जो कोडोन है वो कितने होते हैं, वो तीन होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये तीन कोडोन होते हैं। जैसे आप यहां से स्टार्ट हुआ, UAG से AUG से स्टार्ट हो गया, उसके बाद में चलता रहा, यहां पर क्या गया, UAA आ गया। तो जहां पर UAA आ जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडोन या टर्मिनेशन साइट भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेशन कोडोन या टर्मिनेशन साइट अपने इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है नॉन कोडिंग रीजन सेकंड। तो अपने स्टार्टिंग में बात की थी, सबसे पहले क्या है अपने कोडिंग, नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट आया था। अब क्या है, नॉन कोडिंग रीजन सेकंड आता है। अब वही बात रहेगी कि नॉन कोडिंग रीजन सेकंड, नॉन कोडिंग रीजन कौन सा होता है, तो ऐसा रीजन जहां पर क्या है प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया नहीं होती। अभी अपने बात की थी
की जो कोडिंग रीजन है उसमें क्या आया, सबसे पहले इनिशिएटर कोडोन आया था, फिर क्या गया, टर्मिनेटर कोडोन आ गया। जैसे ही टर्मिनेटर कोडोन आ जाएगा तो वो क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस वहां पर रुक जाती है, वहां पर स्टॉप हो जाती है। उसके जस्ट बाद का जो रीजन होता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया रुक गई उसको अपने क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग रीजन उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग रीजन। अब ये नॉन कोडिंग रीजन दोबारा से आए तो उसको अपने क्या बोल देंगे, नॉन कोडिंग रीजन सेकंड अपने इसको कह सकते हैं। तो ये जो रीजन होता है इस रीजन में 50 से लेकर 150 तक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं और यह भाग भी क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में कोई भी हेल्प नहीं करता है। उसके बाद में 7th जो इसका पार्ट है वो क्या है, पॉली ए सीक्वेंस। जो इसका mRNA की जो स्ट्रक्चर होती है उसका सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, सॉरी। तो पॉली ए सीक्वेंस ये क्या होता है, तो mRNA का अब जो 3 प्राइम अपने स्टार्ट किया था, कहां से, यहां से स्टार्ट किया था यहां तक, यानी कि ये अपने कहा था कि 5 प्राइम एंड, ये कौन सा 3 प्राइम एंड, ये केप रीजन, ये नॉन कोडिंग रीजन, फिर ये कोडिंग रीजन, ये नॉन कोडिंग रीजन। अब ये जो रीजन आ गया इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉली ए सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं, पॉली ए सीक्वेंस। तो अब क्या कहता है कि पॉली ए सीक्वेंस कहां पर आ गया, तो ये कौन सा एंड है इसका, 3 प्राइम एंड होता है। तो mRNA के 3 प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट रहता है, पॉली ए सीक्वेंस है पाया जाता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो कितने होते हैं इसके अंदर, 200 से लेकर 250 तक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बना होता है, या 200 से लेकर 250 तक न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में है कि mRNA के साइटोप्लाज्म में पहुंचने से पहले पॉली ए सीक्वेंस क्या करता है, न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम होता है जिस प्रकार केप का क्या काम था, केप का काम था राइबोसोम के साथ में अटैच होना, इसी प्रकार पॉली ए सीक्वेंस जो होता है इसका काम क्या होता है, तो ये जब mRNA कहाँ सबसे पहले कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में अपने बात की थी, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल DNA जो होता है उसी से RNA और mRNA अपनी बात की थी उसका निर्माण होता है। तो अब जब वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है तो न्यूक्लियस के अंदर जिस साइट के साथ में mRNA न्यूक्लियस के साथ में अटैच रहता है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, उसको अपने कह सकते हैं पॉली ए सीक्वेंस अपने उसको कह सकते हैं, या पॉली ए सीक्वेंस उसको अपने बोल सकते हैं, या पॉली ए सीक्वेंस उसको कहा जाता है। ओके, अब यहां तक अपने जो बात की है, आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है इस टॉपिक के अंदर तो आप इसको कमेंट सेक्शन में, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। फिर भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप कॉलेज आ जाएं और कॉलेज आकर आप यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। एक एक बच्चा आ सकता है और अपने पूरे के पूरे जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है, मास्क वगैरह लगाकर इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, इन चीज़ों का यूज़ करके फिर ही आप क्या है यहाँ पर आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।